जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमने CGSI, नगर सैनिक और कांस्टेबल के लिए स्पेशल पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की है। और उस पॉलिटी की क्लास में हमने सबसे पहले क्लास में क्या देखा था, ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखी थी कि किस तरीके से आपका ये पॉलिटी का क्लास चलने वाला है और आपको क्या क्या हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैंने पहले ही क्लास में ये बताया था कि हमको इस पॉलिटी को पढ़ने से पहले कुछ और चीजें जानने की जरूरत है ना। क्या होता है कि जब भी हम कोई नया चीज पढ़ते हैं तो हमें उस क्षेत्र के कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कुछ शब्दावलियां होती है, उनको जानना जरूरी है। तो हमने लास्ट क्लास में वही किया है, जो पॉलिटी में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उनको जानना जरूरी है, ताकि आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं हो सकती है, आपको करंट से भी अपडेटेड रहना। हाँ, हम करंट अफेयर की क्लासेस ला रहे हैं, बट आपको भी एक हैबिट डालनी है कि न्यूज़पेपर एक बार देख लिया जाए। तो अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ टर्म्स देखेंगे पॉलिटी वाले, तो आपको पहले समझ में नहीं आते होंगे, वो अब समझ में आने लगेंगे। तो आपको वो क्लास अच्छे से देखनी है, ताकि आपका वो जो पॉलिटी में डर होता है ना, वो खत्म हो जाए, ताकि आपको एक अपनापन लगे कि ये टर्म्स तो मुझे पता है, न्यूज़पेपर में देखा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अच्छा अच्छा ये तो सर ने बताया था। ऐसे इस तरीके से आपको रिकॉल करना है, क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज है ना, आप पढ़ तो बहुत कुछ रहे लेकिन रिटेन कितना कर पा रहे हैं, याद कितना कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि जितनी भी चीजें बताई जा रही है एक बार रिवाइज करनी है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चीजें बैठ जाए, है ना। नहीं तो फिर आगे पाठ पीछे सपाट वाला कहानी हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि ऐप की लिंक कहाँ है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ऐप अभी एक वीक के अंदर तैयार हो जाएगा, और जब भी ऐप आता है आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के द्वारा, या आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा ऐप की लिंक दे दी जाएगी। तो बता दिया जाएगा कि ऐप में आपको कैसे रजिस्टर करना है और किस तरीके से ऐप में आप क्या क्या हमारी सुविधा है उसको उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेरी था वो सॉल्व हो गया, है ना। तो आपको और दूसरी चीज, और आज क्लास में डिले हो गया, कल की जो क्लास थी उसमें डिले हो गया, तो आपको उस चीज पे दिमाग नहीं लगाना है ना। टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं सोचना है कि क्लास नहीं आया तो क्या रेगुलर नहीं रहेगा, रेगुलर रहेगा। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो उसके कारण कुछ डिले हो सकता है। तो आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि क्लास आएगा कि नहीं, क्लास जरूर आएगा, भले थोड़ा डिले हो जाएगा। और अगर डिले होता है तो हम टेलीग्राम में और व्हाट्सएप के ग्रुप में इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज कुछ कारण के कारण क्लास डिले हो रहा है, तो आपको उस चीज़ का दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर फोकस करना है, अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको क्या करना है, आपको हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना है कि हम क्या क्या चीज़ें करवा चुके हैं। तो आपको वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही करवा रखी है, तो आपको वहाँ से चीज़ें कंटिन्यू करनी है अपनी, है ना। ये जो सीरीज चल रहा है ये तो साथ में चलाना ही है, और साथ में जो पहले से चीज़ें हो चुकी है उसको भी देखना है, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जब भी वीडियो आएगी हमारी आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हमको क्या पढ़ना था, आज हमको पढ़ना है संवैधानिक विकास, है ना। संवैधानिक विकास आपके पॉलिटी का, आपके संविधान का बहुत बड़ा बेस है, क्योंकि आप देखोगे ये जो संवैधानिक विकास के दौरान जो लॉ बन रहे थे, इनको कहीं ना कहीं पे हम बेसिस मानकर, जो अंतिम लॉ बनेगा इस संवैधानिक विकास के कड़ी में, उसको बेसिस मानकर हम अपना संविधान को डिजाइन करेंगे, है ना। तो ये डेवलपमेंटल स्टेज पे है, तो आपको ये जानना जरूरी है। आपको एक बहुत फैसिनेटिंग लगेगा ये चीज कि किस तरीके से धीरे 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 200 साल, है ना, 1773 से चालू हो रहा है और 1947 में हम आजाद हुए और 1950 में हमारा संविधान अंगीकृत हो गया। तो मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 200 साल का ये सफर है ना। तो 200 साल के सफर को आपको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है कि किस तरीके से धीरे धीरे कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहे थे, है ना। छोटी छोटी चीजें अगली अगली बार में बदल जाती है, तो यही इवोल्यूशन का प्रोसेस है, और इसको जानने में समझने में बड़ा मजा आने वाला है। और यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वाला जो प्रोविजन था ये कौन से एक्ट से आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको दिमाग में रखना है। देखते हैं, चलो अब हमारे पास जो संवैधानिक विकास है उसमें दो तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। जो पहली जो चीज है वो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी
के अंतर्गत, है ना, जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया जिन लॉस को। और दूसरा क्या है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, है ना, जब ब्रिटिश क्राउन ने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अब ये कब स्टार्ट किया, 1858 से, जब सन 1857 की क्रांति हुई, है ना, तो ब्रिटेन को समझ में आ गया कि अब कंपनी की बस की बात नहीं है ना, भारत को हैंडल करना अब कंपनी की बस की बात नहीं है। तो क्या कर लिया, ब्रिटेन ने अपने अंडर चीजों को ले लिया। ठीक है, क्राउन ने अपने अंडर चीजों को ले लिया। उसके पहले कौन ले रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चीजें चल रही थी। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आपका क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। आपका क्या आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। तो ये क्रम भी याद कर सकते हो, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में आया, बहुत ही आसान अगर सवाल पूछना रहा तो। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, चार्टर एक्ट आ रहा है 1793 में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए चार्टर एक्ट की शुरुआत कब से हुई, तो आपको क्या बताना है, चार्टर एक्ट की शुरुआत कब से हुई, 1793 से आपका पहला चार्टर एक्ट आया। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आ रहा है आपका। इसके बाद आपका चार्टर एक्ट आ रहा है 1833 में। इसके बाद आपका आ जा रहा है 1853 में। तो आज हम ये पूरा का पूरा जितना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए हैं, चार्टर एक्ट लाए गए हैं, उसको पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या क्या देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, और फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम के तहत भारत को क्या मिल गई, आजादी मिल गई। ठीक है, अब देखते स्टार्ट करते हैं हमारे रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया 1773 में, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है आपका 1600 में, है ना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलती है कि जाओ भारत और ट्रेड कर लो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बहुत शासन करने के लिए नहीं आई थी, वो सिंपल सी बात थी, क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। अब उनको दिखा कुछ अपॉर्चुनिटी और वो करने क्या लग गई, शासन करने लग गई। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में इनको परमिशन मिल गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। तो ये कहानियां तो हम आपको किस में बताएंगे, हिस्ट्री में बता देंगे। ठीक है, तो 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो ये आपको ये बताना है कि बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच लड़ा गया। अब इस बैटल ऑफ बक्सर के तहत आपकी होगी एक इलाहाबाद ट्रीटी। उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, दीवानी राइट्स ले लिए, दीवानी राइट्स ले लिए। मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू का अधिकार था बंगाल पर, ये अब किसको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। और जो नॉर्मल पॉलिटिकल अफेयर्स थे, बाकी सारी अफेयर्स थे, वो किसको मिल गए, आपके निजाम को मिल गए। ठीक है, एम्पायर को मिल गया वहां के। तो डुअल गवर्नमेंट टाइप की चीज बन गई यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा था, एक कारण ये हो गया। अब दूसरा क्या था कि इतना ज्यादा करप्शन आ गया था, जो ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे, उनके बीच में इतना करप्शन हो गया था कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना। बंगाल में फेमाइन पड़ने लग गया था। अब देखो इनडायरेक्टली तो पूरा का पूरा ब्रिटेन कंट्रोल कर रहा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी, है ना, चाहे वो निजामत हो चाहे वो दीवानी हो, दोनों का दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। तो इन पर प्रेशर आना लाजमी था। तो अब इसको देखते हुए ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि थोड़ा इनको रेगुलेट किया जाए, है ना, थोड़ा नियंत्रण किया जाए। तो इसलिए क्या लाया इन्होंने रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, समझ में आई क्यों कहानी, क्या कहानी थी। ठीक है, तो देखो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा था, पैसे की कमी हो गई थी, उसके कारण आपको एक रेगुलेट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया। तो अब देखो इसका बहुत ज्यादा संवैधानिक महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि ये पहला एक्ट था जो आपका बेस बना रहा है,
आपके भारत के संविधान का। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके तहत कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके पहले क्या थी कंपनी? एक व्यापार करने वाली बॉडी थी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली है। इसके पहले कोई मान्यता नहीं थी। ठीक है, इसके बाद इसी के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। सेंट्रलाइज सिस्टम का फाउंडेशन कहां से हुआ? अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो क्या होगा आपका आंसर? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सेंट्रलाइज सिस्टम का, केंद्रीकरण का शुरुआत, उसकी नींव कहां रखी गई? कब रखी गई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इसी तरीके से आपको बार बार बोलते रहूंगा, आपको चीजें याद करनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बार बार रिपीट किया जाएगा। इसके पहले क्या था? जब नॉर्मल बॉडी थी, जब कोई एक्ट नहीं आया था तो वो गवर्नर अपॉइंट करते थे। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर पूछ लिया जाए पहली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो क्या बोलोगे आप? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो एकदम क्लियर बात है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब कौन बना पहली बार बंगाल का गवर्नर? आपके बने हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, मतलब अब ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया तो उनको कुछ तो मदद भी तो चाहिए ना, तो मदद के लिए 4 सदस्यीय, कितनी सदस्यीय? 4 सदस्यीय टीम। ठीक, और केंद्रीकरण क्यों कहा जा रहा है? कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले वो लोग क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि बंगाल वाले युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं, बंबई वाले युद्ध करना चाह रहे हैं, है ना, और मद्रास वाले करना चाह रहे हैं, तो दिक्कत हो जाती थी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, है ना। जो मराठा वाले केस में हिस्ट्री में आपको पढ़ोगे कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया गया? मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो कौन है पहला गवर्नर जनरल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग आपके क्या है? पहले गवर्नर जनरल है। ठीक है, अब इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में कब स्थापना की गई? कब स्थापना की गई? 1774 में स्थापना की गई। ठीक है, 1774 में स्थापना की गई, और किस एक्ट के तहत की गई? 1774 में हुआ तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद देखते हैं, अब देखो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो बना, आपका उच्चतम न्यायालय जो बना, उसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, इसको याद कर लो, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और इनके 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट्स। ठीक है, तो ये चीज ये बस दिमाग में रख लो, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया गया चैम्बर्स, लिमेस्टर और आपके हाइड, ठीक है, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई। और इनका जो देखो 1774 में, मैंने एक 1773 के पहले एक कहानी सुनाई ना कि ब्राइब्स बहुत लेते थे, तो इन्होंने क्या बोला कि भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। क्या क्या कर दिया गया कि आप अब गिफ्ट नहीं ले सकते हो पर्सनल लेवल पे। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स हैं, जो कर्मचारी है, वो गिफ्ट नहीं ले सकते। गिफ्ट के थ्रू क्या हो रहा था? ब्राइब हो रहा था, है ना, भ्रष्टाचार हो रहा था। ठीक है, तो उसको बंद करवा दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखो, अब इसके तहत जो कंपनी पर ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण हो गया। ठीक है, कंपनी पर अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण हो गया। अब देखो, अभी तक क्या था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है आपका, ये क्या था? ये पहली बार कोई एक्ट बनाया गया। इसके पहले तो नॉर्मली चीजें चल रही थी। तो जब पहली बार कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारी कमियां रहती है। ठीक है, बहुत सारी कमियां रहती है, तो अब वो कमियां को दूर करना था। अब इसमें कमी क्या थी?
इसमें जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके पास वीटो पावर नहीं था। ठीक है, वीटो पावर नहीं था। दूसरी चीज, जो बंगाल के लोग थे उनके लिए कुछ नहीं बताया गया था, लोगों के लिए कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है। और तीसरी चीज आपका क्या था, सुप्रीम कोर्ट का रोल क्लियरली डिफाइन नहीं था, रोल क्लियरली डिफाइन नहीं था। अब इन सबको सुधारने के लिए, इन सबको अब सुधारना तो पड़ेगा, तो इन सबको सुधारने के लिए आपके पास क्या लाया गया, 1781 में एक अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है। अब ये अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, जब हम ना कोई चीज बिगड़ जाती है तो क्या करते हैं, कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया, बंदोबस्त करने की कोशिश की। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बंदोबस्त कानून। अगर ये सीजीपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बंदोबस्त कानून किस क्यों लागू किया था, कब लागू किया गया था, किस एक्ट को सुधारने के लिए लागू किया गया था, हाँ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि बंदोबस्त कानून किस एक्ट को सुधारने के लिए लागू किया गया था। किस एक्ट को सुधारने के लिए लागू किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ठीक है। अब इसी को आपको क्या बोलते हो, इसको एडमंड बर्क ने सिफारिश किया था इस अधिनियम का, है ना, इस अमेंडमेंट का सिफारिश किया था। तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, और एडमंड बर्क अधिनियम, है ना, एडमंड बर्क एक्ट। तो दो नाम हो गए आपके, जो 1981 में जो अमेंडमेंट हुआ उसका क्या नाम है, बंदोबस्त कानून, और दूसरा एडमंड बर्क अधिनियम। ठीक है। तो एकदम दिमाग में रख लो, क्योंकि ये पूछा जा चुका है आपका बंदोबस्त कानून। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि एडमंड बर्क अधिनियम कौन से अधिनियम को बोलते हैं, कौन से अमेंडमेंट में जो हुआ है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एकदम दिमाग में रखना है। तो एक बार देख लो क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले क्या था कि ये प्रशासनिक और राजनीतिक की पहली बार मान्यता मिली, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक हाईकोर्ट स्थापना कर दी गई, और उस हाईकोर्ट के पहले जज का क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, और 3 और सदस्य थे। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या बोलते हैं, नियंत्रण हो गया इसके ऊपर। और क्या देखा हमने कि इसको अमेंड करने की जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, तो इसको क्या कहा गया, बंदोबस्त कानून या फिर एडमंड बर्क अधिनियम, क्योंकि एडमंड बर्क की कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक। अब जो दूसरी चीज है, दूसरा जो एक्ट हमारा आएगा वो आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसका जो मेन काम है ना, जो मेन इसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका इस कानून के तहत कंपनी ने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मामले को एंड वाणिज्यिक इकोनॉमिक मामले को पृथक कर दिया। ठीक है। अब क्या होता था, पॉलिटिकल वाली बात थोड़ी अलग हो जाती थी, इकोनॉमिक वाली बात थोड़ी अलग हो जाती थी, तो अब सोचा इन लोगों ने कि थोड़ा अलग अलग ही डील किया जाए इनको। ठीक है। और इस कानून के तहत कंपनी ने व्यापारिक मामले, है ना, जो आपका इकोनॉमिक काम था, उसको किसको दिया, निर्देशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, किसका नियंत्रण हो गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, आपके इकोनॉमिक मामले को देखा है। उसके बाद राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण करता था कौन से, आपके राजनीतिक मामलों को, है ना। इस प्रकार से भारत में क्या हुआ, द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई, है ना, द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तो अब यह सवाल पूछा जाएगा कि द्वैध शासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत हुई, तो आपको क्या जवाब देना है, द्वैध शासन की व्यवस्था आपकी प्रारंभ हुई है आपकी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। इस कानून के तहत पहली बार कंपनी के
आधिपत्य क्षेत्र में ब्रिटेन के आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि ये कहा गया जो भी कंपनी के अंडर क्षेत्र है उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया, मतलब ब्रिटेन का पोजीशन हो गया, इसके पहले नहीं था, है ना। तो क्योंकि दोनों को सेपरेट कर दिया गया तो इनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि और ज्यादा एडवांटेज मिल गया कि हाँ अच्छे से हम रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। इसके पहले उस तरीके का किस्सा नहीं था। हाँ एक और चीज देख लो। तो इसके बाद क्या है, एक और सवाल पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उस पर टोटल कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, है ना। अब वो 6 सदस्य कहाँ कहाँ से आते थे, एक तो सदस्य था राज्य सचिव, दूसरा सदस्य है चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और 4 जो सदस्य आते थे वो आते थे प्रीवी काउंसिल से, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जहां पे एकदम डीप घुसना होगा वहां पे ये सवाल पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि 6 सदस्य थे, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर से, एक राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल से, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो इस पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है 1784 वाले में जो पिट्स इंडिया एक्ट है। एक तो पहला चीज इंपॉर्टेंट ये है कि 2 चीजों में डिवाइड कर दिया गया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में डिवाइड कर दिया गया। तो इकोनॉमिक वाले को क्या कहा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल वाले को क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक मंडल, ठीक है। और ये और इस पे क्या चीज थी कि पहली बार ऐसा कहा गया कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जागीर थी, जो टेरिटरी थी, उसको कहा गया कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है ये, ठीक है। अगला देखते हैं। अब एक और छोटा सा है ना, 1784 का आपका एक्ट। इस पे क्या हुआ था, लॉर्ड कार्नवालिस ने पहली बार ऐसा काम किया था। क्या काम किया था, लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। साथ में इन्होंने डिमांड की कि भैया मुझको क्या दे दो, मुझे दे दो इसकी जो सेनापति का अधिकार है ना। तो ये क्या बन गया, प्रमुख सेनाध्यक्ष, ठीक है, कमांडर इन चीफ, ठीक है। इसके कारण बहुत सारे विवाद भी हुए, है ना। इन्होंने गवर्नर जनरल के साथ साथ अपने पास कमांडर इन चीफ का भी पद रख लिया, ठीक है। अब इसके और इस एक्ट में आप पढ़ ही रहे तो एक चीज और पढ़ लेते हैं। इसमें गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया, क्या अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को, कि आप अपने परिषद के द्वारा पारित किसी कानून को विशेष परिस्थिति में, है ना, विशेष परिस्थिति में, विशेष कंडीशन में क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो, और अपना नया कानून पास कर सकता है, अपना नया कानून पास कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगा कि मतलब इन द सेंस ये हो गया कि भाई वीटो पावर हो गया, है ना। उनका मूड चेंज हो गया कि नहीं नहीं जो पास हुआ था वो तो गलत था, है ना, इसकी जगह ये अमेंडमेंट होके चेंज होना चाहिए। तो ये पावर मिला था लॉर्ड कार्नवालिस को। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था पहला जिसके पास गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का भी पावर था। तो कौन था वो, लॉर्ड कार्नवालिस। ये सवाल एकदम पका पुकाया सवाल है, ठीक है, ये गलत नहीं करना है। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, चार्टर एक्ट 1793। तो यहां पर लिख लो फर्स्ट चार्टर एक्ट। जो चार्टर एक्ट का सीरीज चालू हुआ है उसका पहला जो मेंबर है वो आपका कौन सा है, 1793 का, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा जो लॉर्ड कार्नवालिस को दी गई शक्ति थी वे भविष्य में सभी बनने वाले गवर्नर जनरल के लिए प्रस्तावित कर दी गई, ठीक है। क्या क्या शक्ति दी गई थी वो आपको पिछले साइड में हमने पढ़ा और उसको प्रस्तावित कर दिया गया, आगे जो भी गवर्नर जनरल बनेगा उनको ये शक्तियां दी जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। बंबई और मद्रास के शक्ति प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी को व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अभी तक वहां तक वैलिडेट था 1793 तक। अब इसके बाद बोल दिया गया क्या, हाँ ठीक है 20 वर्ष भी आपकी मोनोपोली रहेगी, ठीक है। और क्या किया गया, इस अधिनियम की व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया, है ना।
अभी तक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका और जो बाकी कर्मचारी थे वो वहां से दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या प्रावधान कर दिया गया कि भारतीय राजस्व से दिया जाए। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना है, लेकिन वनडे एग्जाम वाले अगर इसको याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है, ठीक है। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि 20 वर्ष को लिए कब एकाधिकार बढ़ाया गया, किस एक्ट के तहत एकाधिकार बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगला क्या है आपका, चार्टर एक्ट 1813। अब 20 वर्ष गुजर चुके हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 20 वर्ष के लिए एकाधिकार बढ़ाया था, तो अब क्या हो गया, 1813 आ गया, तो 20 वर्ष का जो एकाधिकार था वो अब समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, एकाधिकार समाप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटेन की और भी जो कंपनी थी वो क्या कर सकती थी, भारत में व्यापार कर सकती थी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, भारत की व्यापार अब भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया गया। लेकिन चाय का जो व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार था वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अभी भी उसमें मोनोपोली थी। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए, है ना। ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे कब खोले गए, ये प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है। ये प्रश्न चाय और चीन वाला, ठीक है, ये बार सीजीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईसाई मिशनरी के लिए दरवाजे खोल दिए गए। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया इलाकों में पश्चिमी शिक्षा, इसके लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, को बढ़ावा दिया गया और 1 लाख रुपए भी दिए गए, ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारत की स्थानीय सरकार को अपने व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया गया, ठीक है, कि आप स्थानीय सरकार जो है अब अपने व्यक्तियों पर कर लगा सकते हो, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला देखते हैं। अब अगला आपका आ जाता है 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। 20 साल बाद आपका आ गया चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या किया गया, इसको बोलो केंद्रीयकरण जो था ना, अब ये फाइनलाइज्ड हो गया। 1773 में जो नींव पड़ी थी उसका जो कंक्लूजन था, आप बोलो केंद्रीकरण का कंक्लूजन कहां पर हुआ, वो यहीं पर हुआ 1833 में। देखना किस तरीके से केंद्रीकरण हो रहा है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। अब पहले सिर्फ बंगाल पर फोकस था, पूरे भारत पर फोकस हो गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन बना भारत का पहला गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना है, आपका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना है, ठीक है। अगला क्या है, बंबई तथा मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। अभी तक क्या किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया था, इतना किया गया था कि उनको नियंत्रण में लाया गया था, किसके, बंगाल के गवर्नर के। लेकिन अब क्या कर दिया गया, देखो कि उनकी विधायिका की भी पावर समाप्त कर दी गई, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के विधायिका के सभी असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो पूरा विधायिका, भारत का जितना विधायिका है उसकी शक्ति किसके पास, भारत के गवर्नर जनरल के पास। कोई ऐसे जो क्षेत्रीय दल वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट आपके क्या हो जाते हैं, काफी ज्यादा क्या है आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें और क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अभी तक क्या थी, एक कॉमर्शियल बॉडी थी, ठीक है। लेकिन यहां से ऐसा देखो, पहले भी हुआ राजनीतिक, बट यहां से एकदम ऑफिशियली माना जाता है कि इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्रशासनिक बॉडी, है ना। ये कट करो और ये ओके हो जाता है। पहले भी आपका हुआ, लेकिन ये एकदम ज्यादा लेवल पे पूरे भारत के लेवल पर हुआ, है ना। इसके पहले बंगाल चल रहा था, अब ये क्या हुआ, भारत के लेवल पर हो गया, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से। अब देखो 1833 के एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया। दो सवाल आएंगे कि कब प्रयास किया गया पहली बार और कब लागू किया गया पहली बार खुली परीक्षा। तो यहां पर सिर्फ प्रयास किया गया, अगला पॉइंट में समझ में आ जाएगा प्रयास का क्या हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया गया, इसके कारण समाप्त कर दिया गया।
भैया डर गए थे उस टाइम पे ही कि अगर भारतीय सिविल सेवा में आ जाएंगे तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम पे वो डर दिखने लग गया था। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में दास प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, तो आपका क्या जवाब रहेगा कि 1800 आपका 33 का एक्ट से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट क्या है, विधि सदस्य ऐड किया गया किसमें, गवर्नर जनरल के काउंसिल में। ठीक है, पहला विधि सदस्य, और इनको वोटिंग का पावर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जाके वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते थे, वोटिंग पावर नहीं था। ठीक है, और कौन था विधि सदस्य, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले को आपका क्या बनाया गया, पहला विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, चार्टर एक्ट 1853। ये भी कितने साल बाद आया, 20 साल बाद। तो देखो जितने भी चार्टर एक्ट है, 1793, 1813, 33, 53, ठीक है, 1793 वाला जो था वो पहला चार्टर एक्ट था, और 1853 वाला लास्ट चार्टर एक्ट है। लास्ट चार्टर एक्ट, अगर पूछ लिया जाए कि आखिरी चार्टर एक्ट कब लागू हुआ, 1853 में लागू हुआ। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल के लिए नई परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, है ना, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने मेंबर थे, 12 मेंबर, 12 मेंबर। ठीक है, परिषद की शाखा को छोटी संसद, मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट अगर पूछ लिया जाए कि मिनी पार्लियामेंट किस एक्ट के तहत बना, तो आप क्या बताओगे, 1853 के तहत बना। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पुनः सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, पहली बार तो ये ऑफिशियली हुआ, उसके पहले उसको रोक दिया गया था, लेकिन अब यहां तक समझ गया कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी फ्रीडम देनी जरूरी है। ठीक है, सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए खोल दी गई, तो वही बात है। इसके तहत 1854 में मैकाले समिति गठित हुई। किसके लिए मैकाले समिति गठित हुई, ओपन सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, मैकाले समिति। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वो बनाया ना ऑल इंडिया काउंसिल, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य में से 4 भारतीय प्रांतों में से थे, है ना। कौन कौन से प्रांत में से थे, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। हाँ देखो, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1853 तक हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और इसमें भी 1793 से लेकर 1853 तक पूरा का पूरा क्या है आपका, चार्टर एक्ट है। ठीक है, चार्टर एक्ट है, तो ये चार्टर एक्ट को आपको देखना है। ठीक है, और रिवीजन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको किस तरीके से चाहिए, जो चीज आप भूल जाते हो, है ना, जैसे पढ़ रहे हो, जैसे मैंने जो जो पॉइंट्स बताए, उस पॉइंट में आप जो भी चीज भूल रहे हो उसको क्या कर लो, उस शॉर्ट नोट्स में लिख लो। जैसे रुक जाओ, मेरे पास मेरा पड़ा होगा शॉर्ट नोट्स, मैं देखता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये मेरा शॉर्ट नोट जो है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चालू हो रहा है, 1853 तक, ये आधे पेज में खत्म हो गया, और यहाँ पे आपका 1909 तक जा रहा है। तो मतलब कि ऑलमोस्ट, और इधर आके पूरा का पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब एक पन्ने में पूरा का पूरा आपका क्या हो जा रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म हो जा रहा है ना। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। चीजें नोट्स क्या होती है, हम बल्कि बना रहे हैं, डिटेल नोट्स तो बल्कि होगा, लेकिन आपको रिविजन नोट्स जो है वो 1 पेजर ही होना चाहिए, है ना। हर एक चैप्टर का सिर्फ 1 पेजर नोट्स होना चाहिए, तब जाके वो चीजें रिवाइज हो पाएगी, नहीं तो एग्जाम के टाइम में सारा कुछ खत्म हो जाने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, और फिर उसके रिविजन नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ के भरोसे रहोगे तो आप फिर मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाओगे, खुद के हाथ से नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, खुद के हाथ से नोट्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई।
अब देखते हैं। हाँ, तो आज के क्लास में हमने पूरा का पूरा जो चीज है ना वो पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, 1853 तक। अब नेक्स्ट क्लास में हमको क्या देखना है, आगे जो पूरा 1947 तक है, 1858 से लेकर 1947 तक, उसको देख लेंगे। आज इसको भी कर सकते थे, लेकिन क्या हो जाता, फिर वो ज़्यादा बल्कि हो जाता आपके लिए, है ना। तो अभी इतना 40-45 मिनट की क्लास में ही आपको चीज़ें बार बार पढ़ने से रिवाइज जितनी हो जाए आपको उतना ही करना है, ज़्यादा चीज़ों को नहीं करना है ना। साथ में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, है ना। अच्छे से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।